अब पढ़ेंगे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में हम पढ़ने जा रहे हैं कि वर्क और एनर्जी कैसे आपस में इंटर रिलेटेड किए जा सकते हैं। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि किसी एक ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगाया F, या किसी एक ब्लॉक के ऊपर F नेट फोर्स लग रहा है, उसका मास है स्मॉल m। इस ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी है vi। अब ब्लॉक डिस्प्लेस होगा और ब्लॉक डी डिस्टेंस पर आ जाता है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v फाइनल। अब हम जानते हैं कि ma इज इक्वल टू F नेट। नाउ आई कैन राइट F नेट m, a को लिखा मैंने v dv बाई dx, dx को इधर लेके आया, देन F नेट dx इज इक्वल टू mv dv। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। ये पार्ट क्या बता रहा है? यह बता रहा है W नेट इज इक्वल टू, लिमिट लगाइए V इनिशियल से V फाइनल, यू कैन राइट m V स्क्वायर V इनिशियल टू V फाइनल। तो हमारे पास जो रिलेशन आया है वह आया है W नेट इज इक्वल टू m V फाइनल, सॉरी यहां पर V का इंटीग्रेशन होगा V स्क्वायर बाई 2 भी आएगा, तो m V स्क्वायर फाइनल बाई 2 माइनस m V इनिशियल स्क्वायर बाई 2। W नॉट इक्वल टू 1 बाई 2 m V फाइनल स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 m V initial square. By the knowledge of kinetic energy, we can say this is the kinetic energy at the final position and this is the kinetic energy at initial position. Then W net is equal to K final minus K initial, or you can write it delta K. तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है W net is equal to delta K. This is the work energy theorem. आप देख सकते हैं कि जो भी वर्क किया गया ब्लॉक के ऊपर वह पूरा का पूरा ब्लॉक के ऊपर किया गया वर्क काइनेटिक एनर्जी में बदल गया है। इस तरह से वर्क एनर्जी में चेंज हो जाता है और एनर्जी को भी वापस आप वर्क में चेंज कर सकते हैं, इसीलिए कहते हैं इसको वर्क एनर्जी थ्योरम। आप देख सकते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम में जो हमारे पास रिलेशन आया वह आया है W नेट इज इक्वल टू डेल्टा के। अब जो W नेट है, जो वर्क है,
एक ब्लॉक के ऊपर कितने ही फोर्स लग सकते हैं, एक ब्लॉक के ऊपर कितने ही फोर्स लग सकते हैं, उन सबका सम है। जैसे कैसे, मान लो एक ब्लॉक यहां पर रखा हुआ है, वर्टिकल वॉल्स हैं। अब जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो इसके ऊपर एक mg फोर्स लग रहा होगा, ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा होगा। इस तरह से कितने ही फोर्स के ऊपर लग रहे होंगे, तो उन सबका वर्क डन। यदि ये ब्लॉक की पोजीशन ए है और ये डिस्प्लेस होकर किसी पोजीशन बी पर आता है, तो you can write work done by the all the forces is equal to change in kinetic energy। तो जो वर्क है वह कंजर्वेटिव फोर्स का भी हो सकता है जैसे mg, और जो वर्क है वह नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का भी हो सकता है, इज इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मैं मानता हूं इफ सिस्टम में, इफ in system W of nc is 0, then you can write W of conservative force is equal to delta K। conservative force जैसे work done by the mg force, work done by the spring force, these are the conservative forces। अब यदि आप जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वह माइनस डेल्टा यू होता है, इसे हम पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं। नाउ कंपेयर दीज टू, माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा के, यू कैन राइट, देन यू कैन राइट यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। इट मीन्स यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू K final plus U final। This equation is called the mechanical energy conservation। This equation is called the mechanical energy कंजर्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। यह इक्वेशन तभी लगेगी जब केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स के इफेक्ट में आपका पार्टिकल मोशन कर रहा होगा। बाकी नॉन कंजर्वेटिव केस में यह इक्वेशन नहीं लगेगी। नॉन कंजर्वेटिव केस में हम लोग काम में लेंगे W ऑफ NC इज इक्वल टू डेल्टा K। वर्क एनर्जी थ्योरम से कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेज। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जैसे कोई स्मॉल एम मास का ब्लॉक V इज इक्वल टू 0 से mg के इफेक्ट में पोजीशन A से गिरकर ग्राउंड पर पोजीशन B पर आता है। A और B के बीच की डिस्टेंस है 10 मीटर।
और बी पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है वीबी। तो हमें निकालना है वेलोसिटी एट बी। अब हम जानते हैं कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स निकाल रहे हैं, तो वी कैन डू द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स U initial plus K initial is equal to K final plus U final। U initial at position A ले लेते हैं हम लोग, means potential energy system at A plus kinetic energy at A is equal to kinetic energy at B plus potential energy at B। तो potential energy at A is mgh, mgh। काइनेटिक एनर्जी एट ए इज 0 क्योंकि वेलोसिटी 0 है। काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू 1/2 माइनस वीबी स्क्वायर 1/2 mvb स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज 0। ओके, आप देख सकते हैं कि यदि मैं इसको रेफरेंस मान लूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी UA mg10 और इसकी हो जाएगी UB बराबर 0। Now solve and get answer, that is the VB square is equal to 20g, means velocity at B is 20 meter per second। So by the help of mechanical energy conservation we can find the velocity at B of the particle। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल सेकंड। दिस इज द स्प्रिंग, मास एम ब्लॉक अटैच है। ये नेचुरल लेंथ में अभी स्प्रिंग में कोई फोर्स नहीं है। K is the coefficient of string, that is 200 Newton per meter। X is equal to 0। अब मैंने स्प्रिंग को एलोंगेट किया और स्प्रिंग 3 मीटर 2 मीटर आगे आ जाती है। Now this is the position A। यहां जब स्प्रिंग को रिलीज किया जाएगा तो यह पार्टिकल आते आते एक पोजीशन B पर आ जाएगा। इट इज फ्रॉम नेचुरल लेंथ इज 1 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि यदि पार्टिकल को यहां से ए पर लेके गया और ए पर जैसे पार्टिकल को रिलीज किया तो पार्टिकल आया बी पर, जहां से पार्टिकल को मैंने रिलीज किया। मुझे निकालना है वेलोसिटी एट बी। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, छोटा सा क्वेश्चन है। स्प्रिंग को एलोंगेट किया और यहां छोड़ दिया गया, इस मास को छोड़ दिया गया। छोड़ते ही इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और यह बी पर आएगा, तो बी पर इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। अब हम देख सकते हैं यहां पर कि केवल स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है। स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाया जा सकता है। इट मीन्स आई कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। मैं यह लिखना चाहूंगा काइनेटिक एनर्जी एट ए इज 0 जो कि सही है, एंड पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज 1/2 K टू होल स्क्वायर। और मैं बी पर लिखूंगा
At B, kinetic energy is 1 by 2 m Vb square and potential energy at B is equal to 1 by 2 K 1 square. Now keep these values in equation and find out your answer. UA 1 by 2 K 2 whole square, Ka 0, UB 1 by 2 K 1 square plus Kb 1 by 2 m Vb square. K is 200, then 1 by 2 200 into 4 is equal to 1 by 2 200 plus 1 by 2 m Vb square. 2 से 2 टाइम 2 से 100 टाइम then 200 400 minus 100 300 multiplied by 2 600, then you can write it Vb square is equal to 600 by m, then velocity at B is 600 by m root meter per second. इस प्रकार by the help of mechanical energy conservation we can find out the velocity at B of the particle. यहां पर स्प्रिंग फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है, फिर भी हम लोगों ने आसानी से बिना इंटीग्रेशन के वेलोसिटी एट बी निकाल ली है. तो इस प्रकार इंटीग्रेशन से भी बचा जा सकता है. अब आप देखें वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. इसका एग्जांपल लेते हैं. यहां पर एक हिल है, इसकी विड्थ है L और हाइट है h. मैं पार्टिकल को स्मॉल m को एक फोर्स F से A से B पर लेके जाता हूं. ब्लॉक और हिल के बीच में फ्रिक्शन है म्यू, और यहां कंडीशन दी हुई है कि ब्लॉक को बहुत धीरे 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 ले जाया जाता है. ब्लॉक मूव्स स्लोली. ब्लॉक मूव्स स्लोली. अब ब्लॉक धीरे धीरे ऐसे बी पर गया. धीरे धीरे का मतलब क्यों है, तेजी से क्यों नहीं. ब्लॉक को धीरे धीरे ले जाता है ताकि इसका कॉन्टैक्ट फोर्स इस सरफेस को नहीं छोड़े. तेजी से लेके जाएंगे तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो नॉर्मल जो लग रहा है हिल और मास के बीच में वह 0 हो सकता है. उस समय का वर्क डन फिर हम लोग वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स वहां का 0 लेना पड़ेगा. तो उसको कैलकुलेट करने में थोड़ी परेशानी होगी. तो हम लोग क्या करते हैं कि स्लोली मूव कराते हैं ताकि जिससे कि क्या होगा कि ब्लॉक ए से बी तक लगातार कांटेक्ट में हिल के साथ रहेगा. अब ब्लॉक मूव स्लोली, इट मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट.
V is constant. जो वेलोसिटी A पे रहेगी वही B पर रहेगी. तो मुझे निकालना है फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स work done by friction force. लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां पर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज होती जा रही है और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी कंटिन्यू चेंज होती जा रही है. तो मैं क्या करता हूं, इस हिल पर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेता हूं dl. This is the dl displacement. मैं इस dl डिस्प्लेसमेंट में यह एज्यूम कर सकता हूं कि ब्लॉक बिल्कुल सीधे चल रहा होगा. तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा होगा. यदि ब्लॉक dl यू चला तो यू चला होगा dx और यू चलेगा ऊपर dy. लेट दिस एंगल इज थीटा. नॉर्मल ऐसा लग रहा होगा. mg के दो कंपोनेंट होंगे, mg cos थीटा और mg sin थीटा. तो वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन फोर्स वेरी स्मॉल. माइनस एफ इंटू dl, यहां से यहां तक ले जाने में. और फ्रिक्शन फोर्स को लिख सकता हूं म्यू इंटू एन इंटू dl. n की वैल्यू है mg cos थीटा dl. अब आप डायग्राम से देख सकते हैं कि cos थीटा dl यहां पर cos थीटा इज इक्वल टू dx बाई dl, देन dx इज इक्वल टू cos थीटा dl, देन dw इज माइनस म्यू mg dx. इंटीग्रेट कीजिए दोनों तरफ, 0 से l. टोटल वर्क डन निकालना है माइनस म्यू mg l. This is the work done by the friction force from A to B minus mu mg into l. तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो थोड़ा छोटा डिस्प्लेसमेंट मान लें और उस तरह से क्वेश्चन करें तो आपके सारे क्वेश्चन फॉलो हो जाएंगे. तो यह एग्जांपल है वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज. अब नेक्स्ट टॉपिक इज पावर. पावर क्या होती है हम सब जानते हैं कि वर्क अपॉन टाइम इज द पावर. तो टाइम रेट ऑफ वर्क इज द पावर.
time rate of work is called power. मतलब क्या है कि आपने कोई भी वर्क कितने टाइम में किया. जैसे मान लो आपने कोई वर्क W किया डेल्टा टी टाइम में, तो आपकी पावर हो गई W अपॉन डेल्टा टी. मीन्स वर्क डन, टोटल वर्क डन अपॉन टाइम. इट इज द पावर. यह आपकी एवरेज पावर कहलाती है यदि टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम किया जाए तो. अब मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस पावर की, तो बहुत छोटे से टाइम के लिए वर्क डन हो तो P इंस्टेंटेनियस इज dW by dt. एंड यू कैन राइट W को P dx F x अपॉन dt. तो F dx by dt that is F dot V is the instantaneous power. F dot V is the instantaneous power. यदि आपको F दिया हुआ है किसी इंस्टेंट पर, V दिया हुआ है, तो आप उस समय पावर निकाल सकते हैं केवल F और V का डॉट प्रोडक्ट कर कर. Now unit of power. What is the unit of power? Joule per second or Newton into meter per second. This is the unit of power. और एक और नाम दिया जाता है इसका नाम है वॉट. 1 वॉट इज इक्वल टू न्यूटन टू मीटर पर सेकेंड और जूल पर सेकेंड. पावर की मेन यूनिट बोली जाती है वॉट. वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर. पावर को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं. दो कुली हैं, कुली ए और कुली बी. कुली ए को बोला गया है स्मॉल एम मास को एच हाइट तक उठाने के लिए. ये इस ब्लॉक को एच हाइट तक उठाता है और टाइम लेता है 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड. अब यदि कुली बी इसी स्मॉल मास को टेन मीटर हाइट तक उठाता है तो टाइम लेता है 30 सेकेंड. तो कुली ए और कुली बी की पावर क्या हुई पहले तो हम ये निकालेंगे, और इन दोनों की पावर में डिफरेंस क्या रहा, क्योंकि दोनों वर्क को सेम कर रहे हैं, दोनों सेम हाइट पर ब्लॉक को लेके जा रहे हैं. तो पावर ए इज इक्वल टू वर्क कितना पड़ा कुली को mgh बाय 60 सेकेंड. पावर ऑफ ए. पावर ऑफ बी इज इक्वल टू mgh by 30. Now divide 1 and 2.
PA अपॉन PB इज इक्वल टू 30/60 यानी कि 1/2. Then PB is equal to twice PA. तो देख सकते हैं आप यहां पर पावर ऑफ B is 2 twice times the power of A. B की पावर A की पावर से दुगनी होगी, क्योंकि जल्दी लेके जा रहा है और धीरे धीरे लेके जा रहा है. काम तो उतना ही कर रहा है, ये जल्दी जल्दी कर रही है, इसकी पावर ज्यादा है, ये धीरे धीरे कर रहा है, इसकी पावर कम है. तो इस प्रकार आप पावर के क्वेश्चंस निकाल सकते हैं. हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन. वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यह मोशन किस टाइप का होता है? जैसे मान लो किसी एक स्ट्रिंग्स हैं, एक पार्टिकल को अटैच किया गया है, स्ट्रिंग से एक पार्टिकल को अटैच किया गया है और इसको वेलोसिटी u दी गई है. तो क्या यह सर्कुलर मोशन में गति करेगी? हाँ, इसका मोशन सर्कुलर मोशन होगा. यह इस तरह से सर्कुलर मोशन में गति करेगी. अब हमें यह देखना है कि क्या यह स्ट्रिंग इस पार्टिकल को साथ में लेकर सर्कुलर मोशन कर पाएगी. कट इट. आज हम पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन. वर्टिकल सर्कुलर मोशन मीन्स क्या है? यदि किसी स्ट्रिंग को एक पार्टिकल से अटैच कर दूं और पार्टिकल को u वेलोसिटी दूं तो क्या ये सर्कुलर मोशन करेगी? बिल्कुल, यह पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा. उस सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी? जो इस स्ट्रिंग की लेंथ होगी वही उस सर्कुलर पाथ की रेडियस भी होगी. जैसे मान लो किसी एक पार्टिकल को एक स्ट्रिंग जिसकी लेंथ L है इससे अटैच किया गया है. अब इस पार्टिकल का मास m मान लेते हैं और इसको वेलोसिटी u दी गई है. तो यह पार्टिकल L रेडियस के सर्कल में मोशन करेगा. अच्छा, ये वर्टिकल में मोशन कर रहा है तो इसे कहेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन. अब हमें यह देखना है कि यह पार्टिकल क्या कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर पाएगा और अलग अलग इंस्टेंट पर इसमें टेंशन क्या होगी. तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इसके अलग अलग इंस्टेंट बना लेता हूं. लेट दिस इज ए इंस्टेंट, दिस इज द B और दिस इज द C इंस्टेंट. तो यहां पर जो स्ट्रिंग है लेंथ की, अब यह
इस पार्टिकल को अटैच करते हुए सर्कुलर मोशन कर रही है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ए से बी की, ए टू बी। लेट ए टू बी में यह स्ट्रिंग यहां पर है, पार्टिकल के ऊपर एक mg फोर्स नीचे लग रहा होगा, इसमें एक टेंशन T ऊपर है और दिस इज द एंगल थीटा। mg के दो कंपोनेंट होंगे, दिस इज mg cos थीटा और दिस इज mg sin थीटा। दिस इज mg cos थीटा एंड दिस इज mg sin थीटा। आप देख सकते हैं कि यहां पर T और mg cos थीटा मिलकर एक सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए लिख सकता हूं ए टू बी में आई कैन राइट T माइनस mg cos थीटा will provide the centripetal acceleration that is equal to m v square upon L. Now you can write T is equal to mg cos theta plus m v square by L. इस प्रकार आप A से B में किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकाल सकते हैं। A से B में टेंशन देखते हैं किस तरह से वेरी कर रही है। A से B में टेंशन थीटा के बढ़ने पर ये वाला पार्ट बढ़ेगा, सॉरी थीटा के बढ़ने पर कोस थीटा होगा कम, तो ये वाला पार्ट होगा कम। और VB वेलोसिटी यदि आपने कुछ दे दी उसको तो पोटेंशियल एनर्जी होती जाएगी, तो थोड़ी कम होगी, टेंशन थोड़ी सी कम होती जाएगी। अब आप देखें कि ऐसे भी में क्या टेंशन जीरो हो सकती है? कैन टेंशन इज कैन टेंशन जीरो इन बिटवीन ए टू बी? तो आप देख सकते हैं कि इफ V is जीरो and theta is some angle, then tension will not be zero. तो मतलब A से B में टेंशन नेवर भी जीरो, टेंशन नेवर बी जीरो। A से B में टेंशन जीरो नहीं हो सकती है। तो आपने देखा A से B तक वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई एल आई, और टेंशन ये लगातार कम होती जा रही है A से B में, लेकिन जीरो नहीं हो सकती है। अब हम देखेंगे B टू C में टेंशन का वेरिएशन किस तरह से होगा। B टू C, तो B टू C में मैं एक काम करता हूं, वर्टिकल से एक एंगल थीटा लिया। क्या पार्टिकल B टू C में है? हाँ है। यह mg लग रहा होगा, थीटा है तो दिस इज आल्सो थीटा। यहां पर टेंशन T और यहां पर mg cos थीटा। आप देख सकते हैं कि T और mg cos थीटा दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहे हैं। तो B टू C में टेंशन निकालने के लिए मैं लिख सकता हूं T प्लस mg cos थीटा
will provide mv square by L. T और mg cos थीटा दोनों मिलकर mv स्क्वायर बाई L देंगे। तो T इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई L माइनस mg cos थीटा। अब वापस वही क्वेश्चन, B से C में क्या टेंशन जीरो हो सकती है? कैन टेंशन जीरो between B to C? Yes, if mv square by L और mg cos theta, mv स्क्वायर बाई L और mg cos theta दोनों को बराबर हो जाएं, तो क्या आपकी टेंशन जीरो हो सकती है? हाँ, हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा mg cos theta mv स्क्वायर बाई L प्रोवाइड करें, तो उस समय आपकी टेंशन जीरो हो सकती है। मीन्स mg cos theta will provide mv स्क्वायर बाई L, तब आपकी टेंशन जीरो हो सकती है। तो इस प्रकार यहां से आप किस वेलोसिटी पर टेंशन जीरो होगी वह निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अभी तक हम लोगों ने देखा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कि टेंशन का वेरिएशन ए से बी और बी से सी किस तरह से आया है। अब हम लोग देखेंगे कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट पर दी जाए कि पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। तो टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल वी विल गिव द u minimum velocity. Let this center point O, length of the string is L, मास ऑफ द स्ट्रिंग इज जीरो। यहां पर मासलेस स्ट्रिंग ही ली गई है। इस स्ट्रिंग से एक पार्टिकल अटैच कर दिया गया है, उसका मास है m। अब हमारे पास क्वेश्चन यह है कि इस पार्टिकल को कितनी मिनिमम वेलोसिटी दी जाए कि यह कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर ले। तो जब मैंने इस पार्टिकल को u मिनिमम दिया तो क्या यह इस तरह से कंस्टेंट मोशन के साथ ऊपर आएगा 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 और यहां तक आएगा। अब क्योंकि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है तो यहां पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे होंगे? एक तो mg फोर्स काम कर रहा होगा, दूसरा टेंशन फोर्स काम कर रहा होगा। लेकिन जो टेंशन फोर्स का वर्क डन है वह ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसका वर्क डन हम काउंट में नहीं लेना है। लेकिन वर्क डन बाय द mg फोर्स जीरो नहीं होगा। लेकिन जो mg फोर्स है हमारा वह कंजर्वेटिव फोर्स है। तो क्या हम लोग यहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं? हाँ, वी कैन कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी। अब देखते हैं, दिस इज द पोजिशन ए, दिस इज पोजिशन बी एंड दिस इज पोजिशन सी। पार्टिकल लेट इसको u मिनिमम दी जाती है। जब पार्टिकल C पर होता है तब देखें क्या होगा। यहां पर टेंशन T नीचे और mg भी नीचे। तो एट C दो फोर्स T और mg विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यदि यहां पर केवल mg सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करे तो क्या वेलोसिटी मिनिमम होगी? हाँ, होगी।
तो 8C particle remain at equilibrium. mg must be equal to mv square by L. So you can see v is equal to root Lg. तो हमें मिनिमम ए पर इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि सी पर रूट Lg रहे। यदि इतनी नहीं रहेगी तो पार्टिकल आपका यहां पर ड्रॉप हो जाएगा, या इससे पहले ही टेंशन जीरो हो जाएगी पार्टिकल में, और पार्टिकल विल नॉट कंप्लीट द सर्कुलर मोशन। अब हम ए और सी पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन at A and C. We know that EA plus kinetic energy of A, potential energy of A is equal to the kinetic energy of B plus potential energy of at B. मान लो this is the reference point and potential energy here is 0. Keep the values. Kinetic energy at A is equal to 1 by 2 m u minimum square. Potential energy at 0. हम लोग काफी क्वेश्चन कर चुके हैं इसके. Now kinetic energy at B is equal to 1 by 2 m एट सी, क्योंकि हमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन एट ए एंड सी पर करना है तो यहां पर सी आएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी एट सी एम सी स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी एट सी इज इक्वल टू एम जी 2L। सी की वैल्यू यहां रखिए एंड कैलकुलेट करेंगे आप लोग, तो वी मिनिमम यू विल गेट √5GL. This is the minimum velocity to require complete the circular motion. इतनी मिनिमम वेलोसिटी आपको देनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन हमारे दिमाग में वापस आते हैं कि जब मैं इतनी मिनिमम वेलोसिटी दूंगा तो ए पर टेंशन क्या रहेगी और बी पर टेंशन क्या रहेगी। तो हम निकालते हैं टेंशन एट ए व्हेन वी गिव द मिनिमम वेलोसिटी √5GL. When u minimum is √5GL, then tension at A, देख सकते हैं यहां पर टेंशन TA ऊपर mg नीचे, दोनों मिलके क्या देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो TA माइनस mg इज इक्वल टू 1 by 2 m v स्क्वायर। u minimum है √5GL, then TA is equal to mg plus 1 by 2m √5GL का होल स्क्वायर। mg plus 5 by 2 m g, सॉरी गड़बड़ हो गया, mv स्क्वायर बाई L। T
T is equal to mg plus mv square by L. Then T is equal to, keep the value of V here, mg plus m root 5gl will go 5gl, L से L कट जाएगा, then you will get your answer mg plus 5mgl जाने की 6mg. Tension at A is 6mg. तो जब आप U मिनिमम प्रोवाइड कराएंगे तो यहां पर जो टेंशन होगा वह स्ट्रिंग के अंदर 6mg होगा, मतलब इस स्ट्रिंग की स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि वह 6mg के बराबर हो, और यदि स्ट्रिंग की स्ट्रेंथ 6mg से कम हुई तो स्ट्रिंग में भी ब्रेक. नाउ टेंशन एट B. टेंशन एट B. मुझे B पर टेंशन निकालनी है. जहां पर टेंशन निकालने के लिए क्या केवल और केवल सेंट्रीपिटल फोर्स को टेंशन दे रहा है? यस. तो जितनी भी टेंशन यहां किसके बराबर होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी. mg फोर्स विल नॉट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स एट हियर, तो T विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स mv b स्क्वायर बाई L. तो यहां टेंशन निकालने के लिए आपको यहां पर वेलोसिटी एट B निकालना होगा. तो एनर्जी कंजर्व करो. कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट A and at B. You can write kinetic energy of at A, potential energy at A, and kinetic energy at B plus potential energy at B. Kinetic energy at A is 1 by 2 m, 1 by 2 m V square यानी कि 5gl. Potential energy at 0. Kinetic energy at B is equal to 1 by 2 m VB square plus potential energy at B is mgl. ओके, यहां से यहां तक की लेंथ L है. Then you can calculate and find m से m गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5gl, VB 2gl आएगा 3gl, then VB is equal to root 3gl. Now keep this velocity value in this equation, then you can find our tension at B m 3gl by L. L से L जाएगा तो टेंशन एट B is equal to 3mg. यहां पर टेंशन आ जाएगी आपकी 3mg, तो B पर टेंशन आई हमारे पास, दैट इज 3mg. इस प्रकार वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपने A से B तक टेंशन का वेरिएशन देखा, B से C तक टेंशन का वेरिएशन देखा, U मिनिमम निकाला कि यह वर्टिकल सर्कुलर मोशन कितना U मिनिमम दूं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए. इसके बाद जब आपने U मिनिमम दिया तो उस समय टेंशन A पर क्या होगी और फिर टेंशन B पर क्या होगी, इसको निकाला. इस तरह से आप लोग वर्टिकल सर्कुलर में कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं. Now different situations. डिफरेंट सिचुएशन जहां पर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है. देखते हैं
सबसे पहले एक स्फीयर में पार्टिकल का सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन of a particle in sphere कैसे? यहां पर हमने एक होलो स्फीयर लिया है, इस होलो स्फीयर में एक स्मॉल एम मास के पार्टिकल को रखा गया है। अब इसको यू मिनिमम दिया गया है कि यह सर्कुलर मोशन कर ले, कंप्लीट कर ले। तो आप देख सकते हैं कि यह स्थिति और स्ट्रिंग से जो पार्टिकल लटकाने वाली स्थिति का सेम है। हाँ सेम है। कैसे देखें? वहां पर टेंशन ऊपर लग रहा था, क्या यहां नॉर्मल ऊपर लग रहा है? वहां एमजी नीचे था, यहां भी एमजी नीचे है। दिस द पोजिशन एट ए एंड एट बी। यहां नॉर्मल नीचे, वहां भी नॉर्मल नीचे था, और यहां एमजी नीचे तो वहां भी एमजी नीचे था। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यह वाला सर्कुलर मोशन बिल्कुल स्ट्रिंग वाले सर्कुलर मोशन जैसा है। तो इसके लिए यू मिनिमम जो प्रोवाइड करना पड़ेगा हमें, वह है √5GL प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी यह पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर पाएगा। Second case, when particle is attached to a light rod। अब यदि कोई पार्टिकल लाइट रोड के साथ अटैच है तो क्या वह सर्कुलर मोशन करेगा? तो उसके लिए कितनी यू मिनिमम चाहिएगी? तो हम देखते हैं, लेट दिस इज ए रोड, दिस इज ए लाइट रोड ऑफ लेंथ L, और यहां पर एक मास अटैच है स्मॉल m। यह इस तरह से सर्कुलर मोशन करेगा। तो आप देख सकते हैं कि दिस सिचुएशन ए एंड दिस इज द सिचुएशन बी। एमजी नीचे लग रहा होगा, रोड में टेंशन इधर लग रहा होगा। अब जब यह पार्टिकल बी पर आएगा तो एमजी को यहां पर इसका ऊपर का नॉर्मल फोर्स, रोड पार्टिकल के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी, वह इसे बैलेंस कर लेगा। तो यहां पर यदि पार्टिकल की वेलोसिटी v इक्वल टू 0 है, तब भी पार्टिकल ड्रॉप नहीं होगा। पार्टिकल हमेशा इस रोड के साथ साथ वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। तो व्हाट इज द यू मिनिमम to give this particle to complete the circular motion? Let this is the u minimum. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन at A and B, at A and B. So we can write kinetic energy at A
plus potential energy at A is equal to kinetic energy at B plus potential energy at B. Kinetic energy at A is 1 by 2 m u minimum square. Potential energy at A is 0 मानी हम लोगों ने यहाँ पर रेफरेंस मान लेते हैं. Potential energy is 0. At Kb, kinetic energy of the particle is 0 and potential energy is mg2l. Now calculate and you can find u minimum is equal to root 4 gl. This is the u minimum in case of rod. So when particle is attached to a light rod, you can find out the u minimum to complete the circular motion by this method. The answer is root 4 gl. Now next case, vertical circular motion in a tube. ट्यूब किस तरह की होती है? इस तरह की ट्यूब होती है. इसमें जो आपने पार्टिकल को यहां पर यू दिया तो क्या मोशन करेगा? हाँ करेगा. यहां पर एम जी लग रहा होगा और यहां एन लग रहा होगा, यू मिनिमम. अब जब यह है लेट द रेडियस ऑफ दिस इज एल, बी सिचुएशन पे होगा तब क्या हो रहा होगा कि एन को एन बैलेंस कर रहा होगा. एमजीओ कौन बैलेंस कर रहा होगा? एन. तो यहां पर एक्स्ट्रा वेलोसिटी नहीं चाहिए, यहां इक्विलिब्रियम में रह सकता है एमजी और एन की वजह से. तो यह रोड के केस जैसा ही हुआ कि बी वेलोसिटी रिक्वायर्ड इज 0 टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन. तो वी कैन से यू मिनिमम will be equal to root 4g. तो कि रो क्यूब का केस एकदम से सेम था.